बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, तालियों के जरिए उनका स्वागत कीजिए। तो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, इसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपको कि आप स्टेज पर आएं, तालियों के जरिए स्वागत कीजिए। और थोड़ी देर में हमारे साथ केदार कश्यप जी भी इसी मंच पर मौजूद रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि पूर्व मंत्री छग और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी में लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पार्टी को संकट से उभारने में इनकी अहम भूमिका भी रही है और इसके साथ ही पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। मिलनसार नेता के तौर पर भी इनकी पहचान है। राम, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। और अब जो दिग्गज इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, एक वो हैं जिन्होंने 15 साल सरकार चलाने में मुख्यमंत्री का सहयोग किया और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी या सरकार संकट में फंसती थी तो मुख्यमंत्री भी ब्रजमोहन अग्रवाल जी की तरफ देखते थे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी का। और हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीएस सिंहदेव जी का। और अपनी बेबाकी के लिए, अपनी साफगोई के लिए और सरल हृदय के लिए इनकी पूरे छत्तीसगढ़ में पहचान है, सम्मान है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी आपका। और शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जो बात आपने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने रखी और जिस बात के आधार पर आपका पूर्ण बहुमत के साथ, या ये कहिए कि एक तरफा जो लहर कांग्रेस की चली, वो आपकी बातें थीं, वो आपके वादे थे, वो आपका घोषणा पत्र था जिसको लेकर आपने बहुत मेहनत की, आपके सहयोगियों ने मेहनत की, एक अच्छा मैनिफेस्टो बनाया और जनता को वो पसंद आया। अब जब 2 साल सरकार पूरे कर रही है तो आप कहाँ पर पाते हैं एक तरह से जितनी चीज़ें आपने कही थी, लगभग कितनी 2 साल के अंदर आप पूरी कर चुके हैं? आगे क्या रोड मैप है? घोषणा पत्र को अगर सकारात्मक रूप में देखा गया तो ये हम सब के लिए संतोष का एक विषय है। और बहुत कुछ और पार्टी ने किया था, 5 साल का संघर्ष संगठन ने किया था, सब लोगों ने मिलके बहुत मेहनत की थी लगातार, ना केवल 15 साल बल्कि चुनाव के पहले 5 साल भी। और जहाँ तक घोषणा पत्र का सवाल है, कुछ अहम बिंदु उसके हैं जो लागान्वित हो गए हैं, लागू कर दिए गए हैं, विशेष करके किसानों के हित की जो बातें हैं। और 36 बड़े लक्ष्य रखे गए थे, ऐसे तो 280 बिंदु हैं घोषणा पत्र में, तो 36 बड़े लक्ष्यों में कुछ मेरे ख्याल से 1/3 तो पूरे हो गए होंगे और 2/3 बाकी हैं, उसमें काम करना शेष है अभी। बाबा, एक सवाल ये है कि स्वास्थ्य में आपने कहा था कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं, चीज़ें बदली, स्मार्ट कार्ड अब लगभग नहीं है, राशन कार्ड के जरिए इलाज की बात कर रहे हैं, ये वही यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है जो आपने सोचा था या वैसा बनना बाकी है? जो सोचा था उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल से अभी दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। इसके पहले जो साथी मंच पे थे, आप लोग उनसे पूछ रहे थे, वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का हिस्सा है। जो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना लागू हुई, जो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना लागू हुई, अभी तक मैंने शासन की तरफ से ये नहीं सुना था कि 20 लाख रुपए तक के 14 चिन्हांकित बीमारियों के लिए सरकार पैसे देगी। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर यही है कि केवल 14 ने, सभी बीमारियों के लिए सरकार पैसे देगी। तो अभी 14 बड़े बीमारियों को चिन्हांकित करके 20 लाख रुपए तक का प्रावधान, और हर व्यक्ति को, ये पिछले शासन में भी लागू था कि सबको स्वास्थ्य के लिए करना है। मुख्यमंत्री जी का कार्ड था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसको राशन कार्ड से लिंक करके, क्योंकि वो आधार सीडेड राशन कार्ड हैं, ताकि डबलिंग ना हो, कोई पिलफरेज ना हो, दुरुपयोग पब्लिक के पैसे का ना हो, तो वो उस दिशा में ही कदम है। ये छत्तीसगढ़ में पहले भी था, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया उस समय गवर्नमेंट ने मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर और क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ये 0 के नज़दीक रहे, आपको जेब से खर्चा कम से कम करना पड़े, यही यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। और चाहे बड़े अस्पताल में इलाज हो, चाहे गाड़ी में बैठ के आपको छोटे इलाज के लिए दूर जाने की ज़रूरत हो, ये नहीं पड़नी चाहिए। जेब से खर्चा जितना कम हुआ उतना यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू हो गया।
ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि जो लक्ष्य लेकर चले थे, जो वादे हमने किए थे, उसमें से 1/3 सिंहदेव साहब लगभग पूरे हो गए हैं और आगे आप पूरे करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले 36 जो लिखे हैं, छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य, उसमें से मैं कल ही देख रहा था, तो 12 एक। तो आपकी नज़र में कितने पूरे हैं, कितने अधूरे हैं? मैं तो ये मानता हूं कि सिंहदेव साहब ने तो बहुत सद्भावना के साथ में 36 मुद्दे रखे थे। वो तो 1/3 कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। सबसे बड़ा वादा तो गंगा जल लेकर कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज भी ऐसे 4 लाख से ज्यादा किसान हैं जिन्होंने नेशनलाइज बैंकों से कर्ज लिया, और नेशनलाइज बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है। कभी कहते हैं 25% होगा, कभी बोलते हैं 50% होगा। सबसे बड़ा वादा यह था। इन्होंने कहा कि शराबबंदी होगी, आज 2 साल के बाद भी शराबबंदी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव से हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और रोजगार नहीं देंगे तो 2500 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी नौजवान को अभी तक रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि जो महिला स्वसहायता समूह हैं, उन महिला स्वसहायता समूहों के कर्ज हम माफ करेंगे, बिना इंटरेस्ट के उनको लोन उपलब्ध कराएंगे। इन्होंने उनका लोन उपलब्ध नहीं करवाया। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक थानों में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था होगी। पिछले 1 साल के अंदर 284 महिलाओं के साथ में रायपुर जिले में बलात्कार हुआ है। तो या ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना नौजवानों को बेरोजगार है, ना किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखा गया है। आज छत्तीसगढ़ के वर्ग को, जिन्होंने, मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी आज जनता की परीक्षा में खरी नहीं उतर पा रही है। और टीएस सिंहदेव साहब खुद ये बात को मान रहे हैं कि 1/3 वादे पूरे हुए हैं, 2/3 वादे पूरे नहीं हुए हैं, और इनका समय तो लगभग आधा चला गया है और आधा समय बचा है। अंतिम 1 साल तो चुनाव के लिए होगा, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कोई अपने वादों को पूरा कर पाएगी। ब्रजमोहन जी, आप बहुत सारी बातें याद दिला रहे हैं। ये आपका चातुर्य है राजनीतिक कि आप तमाम बातों को याद रखते हैं। 2.5 साल गुजर गए, आप लोग कहाँ हैं? तमाम मुद्दे हैं तो आप लोग सड़क पर भी नजर आना चाहिए। देखिए, हमें सड़क पर अभी आने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जितनी ज्यादा नाराजगी पैदा होगी और फिर हम सड़क पर उतरेंगे तो जनता हमारे साथ में आएगी। अभी तो कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र के सरकार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर गाहे बगाहे उतरती रहती है, परंतु जनता उनके साथ में नहीं होती है। जिस दिन हम सड़क पर उतरेंगे उस दिन जनता हमारे साथ में होगी। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा केंद्र सरकार जो काम करेगा, मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ में 7 लाख ग्रामीण आवास बनने थे, लोगों को मकान मिलने थे। 5.5 लाख आवासों का पैसा जो केंद्र सरकार ने देने के लिए तैयारी की, राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया, तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को स्मार्ट कार्ड की सुविधा जितनी मिलनी चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना का सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्य सरकार अपना मद का जो पैसा है उसको नहीं दे पा रही है। उसके कारण केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का पैसा वापिस जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, हार्टिकल्चर में 100 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा है, परंतु राज्य सरकार का पैसा नहीं मिलने के कारण वो किसानों के खेत में ड्रिप नहीं लग रहा है, स्प्रिंकलर नहीं लग रहा है, नेट सेट हाउस नहीं लग रहा है। तो आज ये हालत है कि ये सरकार लगभग कंगाल हो गई है। सरकार लगभग कंगाल हो गई है, आपका कहना है। और सरकार का क्या कहना है ये सिंहदेव साहब कहेंगे। मैं इससे पहले कि कुछ चीज़ों में इंटरप्ट करूं, सिंहदेव साहब बैठे हैं, आप कुछ कहें तो बेहतर है। जी, ब्रिजमोहन भाई ने वो सारी बात गिना दी जो 2/3 में थी। 1/3 की तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक तरफ से हम लोग साथी हैं विधानसभा में भी और प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने में, थोड़ा सा प्रोत्साहन भी अगर मिल जाए कि हाँ चलिए, आप लोगों ने 2500 कहा था, कम से कम दिलवा तो रहे हैं। गन्ने की बात थी 350, 355 आप दिला तो रहे हो, चलो मक्के की बात है आप दिला तो रहे हो, बिजली बिल हाफ कहा था आप दिलाते रहे हो, छोटे जो जमींधारी पट्टे थे शहरी क्षेत्रों में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ा नाखुशी थी लोगों में कि हम छोटे आकार के ज़मीनों को नहीं बेच पाते हैं, उसकी कई ऐसी बातें हैं जिनको किया भी।
मैं और गिना देता हूं जो हम लोगों ने अभी नहीं किया है। शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा है अभी करना बाकी है, पेंशनधारियों के लिए हम लोगों ने कहा है करना बाकी है, महिलाओं के लिए काम का है करना बाकी है, उद्योगों के लिए करना कहा है हम लोगों ने करना बाकी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कागज़ में लिखा और हम लोग भूल गए, समय चाह रहे हैं। अगर आए और बैठे और कर देना होता तो फिर 15 साल के जो हमारे भाई थे उन लोग इतने तो कमज़ोर नहीं थे कि 15 साल में वो नहीं कर पाए। कठिन लक्ष्य हम लोगों ने साधा है और ईमानदारी से उसको करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किया है, ईमानदारी से किया है। जो नहीं कर पाए हैं उसको स्वीकार करके सामने खड़े हैं और 3 साल बाकी हैं। जितना नहीं कर पाएंगे तो अगले चुनाव में उसका हिसाब किताब होगा, पब्लिक हिसाब किताब मांगेगी। एक सवाल रह गया जो उनका आखिरी था और आपका शुरुआत है वो, आप जीएसटी के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा प्रदेश कंगाल हो गया है। बतौर जीएसटी मंत्री कलेक्शन कम हो गया है या कंगाली आ गई है? कंगाली नहीं आती सरकारों के पास, कंगाली नहीं आती क्योंकि वो रेवेन्यू के ऊपर खर्च करते हैं। कंगाली तो वहाँ आएगी कि आपके खर्चे हो गए और आमदनी नहीं है। सरकारें आमदनी जितनी आती है उतनी खर्च कर पाते हैं। पिछली सरकार थी, एक साल 10,000 करोड़, एक साल 13,000 करोड़, एक साल 19,000 करोड़, एक साल 20,000 करोड़। ये सीएजी के आंकड़े हैं, मैं कई बार मैंने रखा कि वो खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने बजट बनाया, किसी कारण से रेवेन्यू नहीं आया होगा, खर्च नहीं हो पाए। तो सरकारें कंगाल नहीं होती, जो टारगेट रखते हैं अगर रेवेन्यू रियलाइजेशन नहीं हुआ तो वो खर्च नहीं हो सकते। आपने कहा कि हम इतनी सड़कें बनाएंगे, इतने बांध बनाएंगे, पैसे नहीं आए तो आप नहीं कर पाते। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होता है, बाकी नहीं होता। जीएसटी की बात आपने कही तो अभी दिक्कत हो रही थी। देश की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, मार्च के आखिरी तक करीब 2% जीडीपी के ग्रोथ पे हम आ गए थे। उसके बाद कोरोना आया और स्लो डाउन हुआ। -26% की भी बातें हमने ग्रोथ के बारे में सुनी, -24 या -26%। और जीएसटी के संदर्भ में जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू अश्योरेंस हर राज्य को था कि हर साल की तुलना में जो बेस 16-17 का था उससे हर साल 14% बढ़ी हुई आमदनी 5 साल के लिए मिलेगी, जो हर 2 महीने में किस्त के रूप में दे दी जाएगी। पहले 2 साल निकल गए। इस साल केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया और वो देरी हुई है, पर वो प्रोटेक्टेड इनकम मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जा सकता। आपकी आमदनी दूसरी जगह कम हो सकती है लेकिन प्रोटेक्टेड इनकम ये जीएसटी काउंसिल के सेस अकाउंट से मिलेगा ही। एक्साइज में तो बृजमोहन भाई ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार से पैसे मिल रहे हैं जीएसटी के आपको? अब चालू हो रहा है। उसमें बात इस पे अटक गई थी कि केंद्र सरकार लोन लेके करेगी कि राज्य सरकारों से कहेगी लोन लेने का, तो अंततः केंद्र सरकार ने उसको माना कि हम लेंगे, आपके कंसोलिडेटेड फंड में पैसे देके और फिर सेस का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में है, फिर आप वैसा वापस करो। रेवेन्यू रिजर्व बैंक से आप लोगे तो 5.15 से मिल रहा है, दूसरे बैंक से लोगे तो 6.8% से मिलेगा। न वो केंद्र सरकार की जेब से जाएगा, न राज्य सरकार की जेब से जाएगा। गाड़ियों की बिक्री की बात कर रहे थे, उपभोक्ताओं की जेब से जाएगा। तो क्यों लोएस्ट विंडो, अवेलेबल विंडो से लोन नहीं लेना? तो मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार किया और कम से कम 2/3 राशि उसमें से उनने देने के लिए निर्णय अब कर लिया। अब चर्चा को थोड़ा सा और दिलचस्प बनाते हैं और मुकाबले को थोड़ा सा और कड़ा। एक और दिग्गज शख्सियत हमारे बीच है, हम आमंत्रित करते हैं केदार कश्यप जी को। स्वागत है सर आपका। और विधानसभा में ज़रूर बहुमत बीजेपी का थोड़ा कम है, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे संख्या बल मजबूत हो जाएगा। और मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी सक्षम है मजबूत विपक्ष को फेस करने के लिए। आदत भी तो हो गई। 5 साल प्रतिपक्ष के नेता रहे। जी केदार कश्यप जी, प्रश्न आपसे भी वही हम कर रहे हैं क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं और 2 साल हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनसे भी हम सुनेंगे दोनों बातों को। लेकिन सवाल आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र को देखा, अभी की जो स्थिति है 2 साल में आप क्या पाते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बदला है? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया था वो वर्तमान में ख़त्म हो चुका है। वर्तमान में जब से कोरोना का जो प्रभाव हुआ है तब से राज्य सरकार इस मामले में सोचने की दिशा में नहीं है कि किस तरीके से हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, कौन सी ऐसी तकनीक हो सकती है जिससे उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इस दिशा में कोई सोच नहीं है। और बच्चों का भविष्य, जो आज हमारे दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र के बच्चे यदि नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं
और उन बच्चों को यदि कहते हैं काउंसलिंग में यदि उनके के लिए उनको तैयार नहीं किया जाता है, आज वो बच्चे कहते हैं MBBS के उसके लिए उनको आगे नहीं लाया जाता है। और आज अभी मैं पढ़ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो DMFT की राशि से उनके कहते खर्च का वहन करेंगे। तो ये सरकार की नाकामी है कि किस तरीके से ऐसे होनहार विद्यार्थियों को जो अपने स्वयं के बूते पर नीट के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, जो ट्राइबल के बच्चे हैं, जिसको हमारी सरकार ने छूलो आसमां के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से हमने प्रारंभ करवाया था, उन बच्चों के भविष्य अंधकार में है। कई ऐसे बच्चे हैं जो उन क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं से इस पर सोचना पड़ेगा राज्य सरकार को। राज्य सरकार वर्तमान में चाहे वो रेत माफिया की बात हो, चाहे वो शराब का मामला हो, हर मामले में कहीं ना कहीं से हमारे लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वनवासी क्षेत्र में गत वर्ष जो धान खरीदी का मामला आया था, कई जगह पे लैंप्स में धरने की घटना हुई है, चक्के जाम हुए हैं। फरसगांव में जहाँ पर हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे जो किसान बंधु हैं उनको लाइट बंद करके मारा गया, ये स्थिति आई है। तो ऐसा नवा छत्तीसगढ़ तो यहाँ के किसानों ने नहीं देखा था। हमारी बेटियों के साथ में अनाचार होता है, राज्य सरकार उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि महीनों तक हमारे कहते उस बेटी के साथ में उसका बलात्कार हुआ, तो उसके बलात्कार के बाद भी उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो ये सरकार का जो तंत्र है कहीं ना कहीं से फेलुअर नज़र आता है। ब्रजमोहन जी, आपसे सवाल है कि जो बातें सिंहदेव जी ने कही कि उन पहलुओं का आप तारीफ नहीं कर रहे हैं जिन्होंने पूरा कर लिया है, और उन पहलुओं को देख रहे हैं जो पूरा होना बाकी है, वो स्वीकार कर रहे हैं। उसके पहले आपने ये भी कहा कि सड़क पर उतरने में वक्त है। आपको लगता है कि बीजेपी के भीतर जो सरकार का अपना संगठन देख रही है, आपको अपना संगठन देखना है? आपकी प्रभारी आती हैं और कहती हैं कि संगठन काम जल्दी पूरा करिए, मियाद देकर जाती हैं। तो आपके यहाँ जो संगठन है उसमें वो जो छाया जैसी चीज़ें चल रही हैं, एक वजह है? देखिए, राजनीति में और राजनीतिक दलों में ये सब तो चलता रहता है, पर इससे राजनीति में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति में जो कार्यकर्ता हैं और निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो संघर्ष करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं। और आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर, सोसाइटियों के स्तर पर, जहां पर धान खरीदी में अव्यवस्था हो रही है, टोकन नहीं मिल रहे, वहां पर हमारा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा है। ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया, शराबबंदी को लेकर घर घर के सामने प्रदर्शन किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मुद्दे को उठा रहा है। आज समाचार पत्र के पन्ने भरे हुए हैं, एक समाचार पत्र में 20 समाचार होते हैं कि धान खरीदी में यहां अव्यवस्था है, यहां पर किसानों ने धरना दिया, यहां पर तहसीलदार को बंद कर दिया, यहां पर धान खरीदी करने वाले व्यवस्थापकों को बंद कर दिया। तो जगह जगह पर जनता स्वयं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य की अव्यवस्था के खिलाफ में जनता को साथ में लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सड़कों पर उतरेगी उस दिन आप देखेंगे कि जनता हमारे साथ में होगी और जनता हमारी इस लड़ाई को लड़ेगी, ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हमारे बीच आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर आपका। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ब्रजमोहन जी, ये जो आप अखबार की बात कह रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि जब सरकार में होते हैं तो आप लोग अखबार पढ़ना बंद कर देते हैं, विपक्ष में आते हैं तो वो कटिंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है? ये प्रदर्शन या अव्यवस्था धान खरीदी में कोई नई है क्या आपको लगता है, या कहीं पर कुछ लोगों का कॉकस बन जाता है, वो किसानों को जानबूझकर परेशान करते हैं? ये व्यवस्था आपको लगता है कि पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी तो आई है? निश्चित रूप से 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 सालों में उस व्यवस्था को हमने इतना मजबूत किया, उसको पूरी तरह कंप्यूटराइज किया, किसानों के खाते में सेम डे पैसे पहुंच जाए इसकी हमने व्यवस्था की और किसान संतुष्ट होने लगा कि हमें पहले दिन पैसा मिल जाता है, कभी बारदानों की कमी नहीं आई। इस सरकार ने तो धान खरीदी में पहले ही अपनी हार मान ली। एक महीने से कहने लगे बारदाना नहीं है, बारदाना नहीं है, बारदाना नहीं है। एक महीने से कहने लगे कि बाहर का धान आ रहा है, बाहर का धान आ रहा है। तो ये आपकी असफलता है, किसान की असफलता थोड़ी है। और पिछले वर्ष तो किसानों के गोडाउनों में, किसानों के ब्यारे में, किसानों के ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। 1 लाख से ज्यादा
ऐसे किसान थे जिनको टोकन मिल गए और वो टोकन लेकर मारे मारे घूम रहे हैं, उनका धान नहीं खरीदा गया। तो इस सरकार में मुझे लगता है कि सरकार में राजनीतिक स्तर पर जो इनको निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय ये नहीं ले पाते हैं। जो अधिकारी निर्णय लेते हैं उस पर ये मोहर लगा देते हैं और वो जनता की समस्याओं को ठीक से जानते नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये सरकार जो है कंगाल हो गई है, ये दिशाहीन है। इस सरकार की कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है। श्रीदेव जी, धान खरीदी को लेकर सवाल आया, आप भी कैबिनेट में बैठते हैं, काफ़ी चर्चा होती है। वो दिगर बात है कि धान खरीदी वाली समिति में शायद आप नहीं है। धान खरीदी सही में आपको लगता है कि बीते साल जो धान खरीदी हुई है, पैसा तो आप उनके खाते तक पहुंचा रहे हैं, जिन किसानों के खाते में पैसे पहुंचते हैं वो उनको इस बात का पता है कि 3 किस्तें उनके पास आ चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ जो पिछले साल धान खरीदी में देखने को मिली, प्रयोग धर्मिता जो है सारी किसान के ऊपर ही आपकी सरकार करती रही। पहले लिमिटेड टोकन देंगे, उसके बाद उसमें और कुछ नियम बदल गए। तो इस तरह से बार बार नियम बदलने से किसान काफ़ी परेशान होना पड़ा, जबकि धान आपने उतना ही लिया जितना आपका लक्ष्य था, पैसा आपने उतना ही दिया जितना आपको देना था। वाकई में धान खरीदी का लक्ष्य नहीं है। एक प्रचारित हो जाता है कि 80 लाख टन या एक इतना लक्ष्य है। ये इतना धान आएगा अनुमान एक लगाया जाता है, क्योंकि आपका जो टारगेट आपने दिया है कि जो पंजीकृत किसान है लगभग 15 क्विंटल प्रति एकड़ आपका उनका धान लेना है। ये 190,000 टन की जगह 105,000 टन भी हो सकता है, 150,000 टन भी हो सकता है, 70,000 टन भी हो सकता है। जो टारगेट है वो है 15 क्विंटल प्रति एकड़ और पंजीकृत किसान से लेना। तो वो कम होगा चाहे ज़्यादा होगा, वो निर्भर करेगा उस किसान पे और उनके उपज पे। इतना उपज, इससे ऊपर होगा तो हम लेने की स्थिति में हम नहीं है। हमने नहीं कहा है कि हम लेंगे। 25 क्विंटल 28 क्विंटल भी धान होता है, लेकिन 15 क्विंटल की सीलिंग है। तो एक तो क्लियर है कि टारगेट नहीं है, अनुमान है कि इतना आएगा। तो हमको तैयारी कितनी करनी, गोदाम इत्यादि इत्यादि, बोरे वगैरह कितने करने। धान खरीदी को सुलभ बनाने के लिए पिछले साल एक बड़ी चुनौती थी। सरकार में आने के बाद आपने 2500 धान लागू किया, कम से कम हम उतने राशि आपको उपलब्ध कराएंगे। बाधाएं आई कि इससे ज़्यादा खरीदोगे आप तो हम पीडीएस में नहीं लेंगे, आपका पीडीएस नहीं उठाएंगे, इत्यादि इत्यादि जो भी दिक्कतें आई। लेकिन नई सरकार में आने के बाद पिछले साल की जो चुनौती थी वो इसी बात की थी कि व्यवस्था में कहीं ऐसा तो नहीं कि छूट हो जाएगा। मुझे याद है कि हम जब विपक्ष में थे तो विधानसभा में ये बात आई थी कि ये छत्तीसगढ़ का पैसा है जो न्यूनतम समर्थन प्राइस के ऊपर हम देंगे किसानों को। उस समय भी सरकार ने कहा था कि हम कुछ राशि ऊपर से भी देंगे। बोनस था, 300 था, 50 था, या जो भी था बोनस, हम बोनस भी देंगे। तो अगर बाहर से धान आता तो पैसा किसका लग रहा है? छत्तीसगढ़ के नागरिकों का पैसा, टैक्स का पैसा, या जो हमारा कोष है उसका पैसा लग रहा है। उस समय विधानसभा में कहा गया था कि चाहे जहां से आए हम खरीदेंगे। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं विधानसभा के, मैं और ज़्यादा विस्तार में नहीं कहूँगा, ये आप विधानसभा के रिकॉर्ड में देख सकते हैं। हम लोगों ने यही कहा कि नहीं, एक तो लिमिट 15 क्विंटल की हम ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, उससे ज़्यादा। और दूसरा कि बाहर का धान के लिए नहीं, यहाँ का जो पैसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर का है हम उतना ही लेंगे। मिनिमम सपोर्ट पे भी केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है कि इस टारगेट से ज़्यादा आप खरीदोगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। अगर छूट हो जाए कि हम मिनिमम सपोर्ट पे ले लेंगे तो बाहर का धान भी आएगा तो हम ले लेंगे मिनिमम सपोर्ट पे, बोनस नहीं देंगे। मिनिमम सपोर्ट और बोनस, एक्स्ट्रा राशि। अब तो वो किसान न्याय योजना के नाम से राशि उपलब्ध कराई जा रही। तो 200 से ज़्यादा नए केंद्र खोले गए, सोसाइटियों का गठन हुआ। हो सकता है 20 जगह दिक्कत हो रही, हो सकता है 40 जगह दिक्कत हो रही है। तो क्या 2000 केंद्रों में, 2200-2300 केंद्रों में सभी जगह दिक्कत है? जहाँ दिक्कत की बात आती है, मीडिया का भी हम सहयोग इसमें चाहते हैं कि दिक्कत आए तो आप उसको सामने रखें, हम उसको ठीक करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, कमी कहाँ नहीं हो सकती। घर में कभी गैस का सिलेंडर का बंद खत्म हो जाता है, अरे लाने में देरी हो गई, कभी सामान आने में देरी हो गई, वो इसमें भी होता है। पर आप बताइए और हम बैठे हुए हैं कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, होने दो, तो वो सरकार कमज़ोर है। लेकिन अगर बात आती है उसको हम ठीक कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि, और टोकन की बात आई, इस मुख्यमंत्री जी ने शुरू में बोला कि भाई इसमें शिथिलता रहेगी, कहीं छूट गया है कोई, किसी का धान का रकबा लिखने में छूट गया है उसको डाल दीजिए, किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पिछले साल का अनुभव था,
अगर ये भगवान भरोसे वाली सरकार, भगवान का तो भरोसा सब करते हैं, लेकिन केवल उस पर अगर बैठे रहते तो ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से धान खरीदी के शुरुआती दिन में ये बात नहीं कही जाती, भाई देखिए किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पिछले साल का अनुभव रहा, उस पर आज मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी के शुरुआती हफ्ते में ही ये डायरेक्शन दे दी कि किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कहीं दिक्कत होगी जरूर उसका समाधान करेंगे। लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी, बारदाने की हकीकत क्या है? आप लोग देरी से धान खरीदी शुरू कर सके, इसको भी मुद्दा बनाया बीजेपी ने, तो वाकई आया नहीं बारदाना, और अगर आपको अनुमान था तो आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में देरी होती है, ये तो बड़ी चीज़ है, इसका तो एक अनुमान होना चाहिए सरकार को कि कितना बारदाना लगेगा, कितना धान उठाना है। जैसा देवेश ने कहा, मैं उस उप कमेटी का सदस्य नहीं रहा, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन जितनी बात सामने आई है, ये बात चर्चा में आती थी, बोरों के लिए दिक्कत हो रही है, जो कोरोना के समय सरकारी कारखाने भी रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कारखाने रहे होंगे, जो हमको कमिटमेंट था बारदानों का वो पूरा नहीं हो पा रहा था। उनकी भी मजबूरी हो सकती है कि अगर लॉकडाउन था, अभी गुजरात में रात का कर्फ्यू आ गया, तो जो प्लास्टिक के बारदाने आने थे वहाँ से खबर आई कि रात का कर्फ्यू लग गया, हमको बोरे देने में दिक्कत आएगी। ये तो अब भी की बात है, ये नाइट कर्फ्यू तो आज की बात है, तो किसने सोचा था कि नाइट कर्फ्यू लगेगी? गुजरात से हम ले रहे थे बारदाने, अनुबंध भी है, तो इतने के अंदर जब हम सुनिश्चित हो गए, निश्चिंत हो गए कि नहीं अब हम लगातार खरीद लेंगे, आज खरीदी चालू की, कल बारदाना, अभी भी हम लोग उस तैयारी में हैं कि ये मत हो कि बारदाने की दिक्कत आ सकती है। हमारे साथी हम लोग आपस में बात करते हैं कि सतर्क रहना है, बारदाने की कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, बारदाने की दिक्कत हो सकती है, देखिए बारदाने की हमको पूर्ति करना है, कमी ना हो। तो कहाँ से उठा रहे हैं? जो सोसाइटी वालों ने बेचा उसको भी उठा रहे हैं, मार्केट से भी उठा रहे हैं। तो अगर नया बारदाना मार्केट से मिल रहा होता तो ये हम लोग क्यों उठाते? केदार कश्यप जी, मेरा आपसे सवाल है, आप बस्तर से आते हैं, बस्तर का परिणाम इस बार आप लोगों के लिए मुफीद नहीं रहा। एक सीट थी, वो भी दुर्भाग्यवश उनका देहांत हुआ और उसके बाद फिर वो अब कांग्रेस के खाते में आ गई है। बस्तर के डेवलपमेंट पर जो सरकार का नवा छत्तीसगढ़ है, उसमें आप कहाँ पर पाते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप शायद देखेंगे कि ज़मीनें वापस हुई हैं, हेल्थ सिस्टम जो है वो बाज़ार तक पहुँचा है, संतुष्ट हैं आप लोग उससे, और चाहिए? नहीं, देखिए, जो भी सरकार की योजना है, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, तो अब तो भगवान के भरोसे ही पूरी यहाँ पर सरकार के जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। कई ऐसे जो योजनाएं हैं जो कागज़ों में सीमित होकर के रह गए हैं, स्वास्थ्य की सुविधा है वो अंदरूनी क्षेत्र में पहुँच नहीं पा रही है, धान खरीदी की व्यवस्था जो बड़े बहुत सारे वादे करके आए थे, आज वो सारे जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से कोलैप्स हो चुका है निचले स्तर पर। कहीं पर अभी गत दिनों में पहले कोयली मेड़ा में एक धरना हुआ था, गत वर्ष का कहते हैं धान खरीदी को लेकर के, वहाँ पर हमारे वनवासी भाइयों ने धान खरीदी के लिए उन्होंने वहाँ पर धरना दिया था। इसी तरीके से अन्य क्षेत्र में भी धान खरीदी को लेकर के लगातार इस बात की मांग आती है कि कैसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें। पहले 15 साल में कभी ये स्थिति नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धान खरीदी को लेकर के कभी न धरना हुआ, ना कोई प्रदर्शन हुआ, ना कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। आज जब 1 महीने के विलंब से भी धान खरीदने की स्थिति राज्य सरकार ने तय किया है, उसके बावजूद भी वहाँ पर बारदाना की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वनवासी क्षेत्र में तो वैसे भी हमारे वनवासी बंधु इतने समय तक उनके हमारे जो त्यौहार हैं वो भी प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उनका उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, वनोपज जो है वो पहले से बेहतर खरीदा जा रहा है? वनोपज का भी लेकर के मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया था। ग्रामीण क्षेत्र में इस बार जो तेंदुपत्ता की जो खरीदी है, जो पहले हमारे यहाँ पर लगभग हफ्ता दिन या 10 दिन खरीदी होती थी, इस वर्ष मात्र 1 दिन की खरीदी हुई। हमारे गांव के लोगों को कहना था कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको एक वो दे दिया गया कि आज एक ही दिन में ही आपको तेंदुपत्ता तोड़ के बेचना है। ये स्थिति आ गई। केवल औपचारिक दिखाने के दृष्टि से तेंदुपत्ता की खरीदी हो या फिर धान की खरीदी हो और उसका केवल तीसरी किया जाए, तो ऐसा हमारे वनवासी भाइयों के साथ में अन्याय है, क्योंकि वहाँ पर तेंदुपत्ता में हमारे वनोपज के भरोसे में हम लोग का जीवन यापन चलता है, और आज उनको फिर से उसी स्थिति में पुराने जो हमारे पूर्वजों के समय में जो चलती थी वो स्थिति फिर से आ रही है।
तो कहीं ना कहीं से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए। राज्य सरकार के पास में अभी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी जो वहाँ पर जितनी समितियाँ थी उन समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता खरीदने की बात तो कही गई, लेकिन फिर वही बात थी कि बारदाना की उपलब्धता वहाँ थी ही नहीं। बारदाना की उपलब्धता नहीं थी तो जितना टन कहते हैं, बोरा कहते हैं तेंदुपत्ता खरीदना था, उससे बहुत कम में खरीदा गया। हमारे किसान, हमारे वनवासी भाइयों ने तो तेंदुपत्ता को जला दिया, तेंदुपत्ता को तो पानी में बहा दिया। यही स्थिति आ गई थी। जी टी.एस. सिंहदेव जी, एक और बात जो आपकी मुखरता है वो कई बार सरकार के लिए दिक्कत भी पैदा कर देती है। जो विपक्ष के धुरंधर लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, वो किसान सम्मान निधि एक तरह से कहिए जो आप राजीव गांधी योजना के ज़रिए दे रहे हैं, उसमें अगर डिले हो रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें इस्तीफे का इंतज़ार है। और दूसरा प्रश्न मैं इसी में जोड़ता हूँ कि बात एक 2.5 साल की भी छत्तीसगढ़ में चल निकली है और उस पर भी आप बात संकेतों में ही करते हैं। 2.5 साल वाली तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में उनका जो हाई कमांड है वो तय करता है। कहीं कोई अग्रीमेंट नहीं होता कि 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, कि 2 महीने के लिए रहेंगे, कि 2 साल के लिए रहेंगे, कि 20 साल के लिए रहेंगे। ये अस्थायी व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें काम ठीक चल रहा है तो निरंतर चलता है। 10-10, 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे, स्वयं सामने उदाहरण है। उनके समय भी चर्चा 15 साल कुछ लोग अनएग्रीमेंटेड समझौता है। उसमें भी बात आती थी कि कहीं चेंज तो नहीं, कहीं दिल्ली तो नहीं जा रहे हैं। कहीं हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि अब तो आप दिल्ली चले जाओ, छोटे भाई के लिए छोड़ दो, 16 दिन बड़े हैं। मुझे याद है कार्यक्रम में मैंने कहा था अभी फिर 5 साल 20 साल हो जाएगा, तो आपने मौका तो दिया, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बने और छोटे भाई को दे दिया थोड़ी सी। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है किसी संभावना को खारिज नहीं करते हैं। मेरा सवाल ये था कि गुंजाइश अगर है तो टी.एस. सिंहदेव जी पीछे नहीं हटेंगे। उसमें देखिए, बातें कुछ मर्यादा की होती हैं। अगर आप हाई कमांड के साथ बंद कमरे में बात कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक करने की फिर बात नहीं होती। आपकी वो जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको अगर इतने जिम्मेदार माना गया कि हाई कमांड आपको समय दे रहा है, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो अगर उसको प्रवक्ता के रूप में या मीडिया में देना होता तो हाई कमांड देगा। आपकी स्थिति नहीं होती है कि आप उस कमरे की बात को आप सार्वजनिक करें। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, इसलिए मीडिया को भी और लोगों को भी कौतूहल होता है कि भैया बताओ तो क्या हुआ कमरे में। एक न एक दिन जो गुप्त दान होता है, जो पुरोहित जी को दिया जाता है, उसका भी खुलासा हो ही जाता है। क्या था उसके अंदर? किसका? गुप्त दान जो दिया जाता है। तो आप लोगों की जो गुप्त वार्ता है वो आखिर कब तक वो बातें बाहर आ पाएंगी? वो तो 30 साल बाद इतिहास के पन्नों को खोला जाता है ना। एक सवाल इसी से जुड़ा और फिर ब्रजमोहन जी से मैं पूछूंगा कि मैंने कहा कि आप किसी संभावना को खारिज भी नहीं करते और फिर कहते हैं कि मर्यादाएं भी होती हैं, और हम भी अच्छी तरह से समझते हैं कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर हुई होगी कोई बात, आला कमान के साथ आपकी चर्चा, कोई बात, कोई संवाद। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर क्या टी.एस. सिंहदेव का दिल मानता नहीं है या वो जानबूझकर कह देते हैं? जैसे आपने कहा कि दिसंबर तक अगर भुगतान नहीं हुआ बोनस का किसानों के खाते में तो फिर सोचना पड़ेगा। क्या एक सरकार के प्रवक्ता के रूप में, एक मंत्री के रूप में कुछ चीज़ों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता? धर्मलाल कौशिक जी के साथ में एक पैनल में बैठा था और माननीय धर्मलाल जी ने ही ये सवाल किया था, बल्कि सवाल नहीं, उन्होंने कहा था कि ये सरकार देने वाने वाली नहीं है। 2 किस्त इन्हें दिए हैं और वो पैसे देने नहीं वाली है। तो उसके जवाब में हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, ये नहीं समझा कि 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है। तो ये मेरा कमिटमेंट, और ये जान के मैंने बोला था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कैबिनेट में और आपसी चर्चाओं में कहा था कि हम लोग तो कमिटेड हैं 2500 में। तब तो मैं बोल सकता हूँ। तो 2500 में 2 महीने बाद अगर मिल रहा है एक किस्त की राशि तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने ये कहा था। हाँ, पर अगर सरकार इस नियम को, ये नीति को छोड़ देगी कि हम 2500 नहीं देंगे, जैसा पिछली बार हुआ जी, बोनस की घोषणा हुई, नहीं दिया गया, अगर ये सरकार वैसा करती है तो मैं पब्लिक को या मतदाता को फेस नहीं कर पाऊंगा।
नहीं, ये मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि दिसंबर निकल जाए, इसलिए उन्होंने मार्च की घोषणा की है कि जो चौथी किस्त है वो मार्च में दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने दिसंबर का कमिटमेंट किया था, तो वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिसंबर में नहीं दे रहे, मार्च में दे रहे हैं। ब्रजमोहन जी, एक आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने किया है, जो कुछ भी हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि वो हुआ है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि किया है, तो यहाँ भी कोई गुंजाइश दिखती है क्या? डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि किसी में कोई सिम्टम्स दिखते हैं जो सिंधिया जी से मैच करते हो? देखिए, जैसा टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा कि संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं, इसलिए संभावनाओं को कभी नकारना नहीं चाहिए और संभावना हमेशा बनी रह सकती हैं, और इसलिए संभावनाओं को हम खारिज नहीं करते। हम संभावनाओं को कि संभावनाएं कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, और कोई भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का असंतोष कांग्रेस पार्टी में है, उसमें कभी भी वो असंतोष सामने आ सकता है। इस नंबर के साथ भी, जो नंबर उनके पास है अभी? जब राजनीति में बगावत होती है तो नंबर काम नहीं आता है। ऐसी स्थिति है क्या सिंहदेव साहब की? मेरी तो नब्ज टटोली जी, पता चल जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए नवा छत्तीसगढ़ की इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।